बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्क्रीट मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर रहे थे। आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट मास है m1 और यहाँ पर एक पॉइंट मास है m2 और इनके बीच का गैप है l। ये दो पॉइंट मास हैं m1 m2। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखे हैं, l दूरी पे रखें। ये बीच में केवल दूरी के लिए बंधे नहीं है, ठीक है। तो इनके बीच का गैप कितना है l। हमें कहा जाए इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ होगा। तो दो पॉइंट मास है, हम इनका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो जरा एक बात बताओ, हमें सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम अपना ऑरिजिन यहां मान लें। चलो, तो अगर ये ऑरिजिन है 0,0, तो बताइए ये क्या होगा l,0, l,0, ठीक है। तो बताइए अगर ये 0,0, ये l,0, तो अगर हम कहें इनका कंबाइंड सीएम मान लो यहाँ कहीं है, तो बताओ इसका एक्स सीएम कॉमा वाई सीएम क्या होगा 0, क्योंकि इसका भी वाई कोऑर्डिनेट 0 है और इस वाले पॉइंट मास का भी वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो दोनों का वाई कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो बताओ वाई सीएम भी 0 आएगा। हमें केवल एक्सीएम निकालना है, तो चलो निकालते हैं एक्सीएम। क्या होता था एक्सीएम? m1 x1 m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, राइट, ठीक है। तो बताओ m1 का x कोऑर्डिनेट 0 है, m2 का x कोऑर्डिनेट l है, अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये बताइए जो एक्सीएम निकल के आया है ये इनके कंबाइंड सीएम की पोजीशन है। कहां से है? ऑरिजिन से है। तो क्या यही एक्सीएम है? यस। इसे अगर हम r1 कहते हैं, ये दूरी r1, हमने मान लिया m1 से जो सीएम है वो r1 दूरी पे है, m2 से जो सीएम है वो r2 दूरी पे है। तो क्या यही एक्सीएम r1 हो गया और ये हो गया m2l अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा हो गया एक्सीएम, राइट। हमने इस एक्सीएम को r1 कह दिया। एक्सीएम कहां से निकल रहा है? ऑरिजिन से। ऑरिजिन से सीएम की पोजीशन को हम लोग एक्सीएम कह रहे हैं, तो इसी को हमने क्या बोल दिया? r1। यानी m1 से सीएम की दूरी r1 आ गई, यानी ये सीएम की पोजीशन है कहां से? m1 से। अगर बात करें m2 से कितना दूर, तो m2 से कितना दूर है? r2। r2 क्या होगा? l माइनस r1। तो जरा यहां पे देखो, जो r2 होगा वो l माइनस r1, चलो वैल्यू रखो l माइनस, ये m2l अपॉन m1 प्लस m2। तो जब तुम्हें एलसीएम ले रहे हो तो m2l कट गया, m1l अपॉन m1 प्लस m2, ये आ गया हमारा r2। ध्यान देना, ये r2 आ गया। ये सीएम की पोजीशन है कहां से? m2 से। ये सीएम की पोजीशन m1 से, ठीक है। कोई दिक्कत? तो जब सीएम की पोजीशन m2 से निकाली तो ऊपर m1 है, जब सीएम की पोजीशन m1 से निकाली तो ऊपर m2 है। ये ध्यान रखिएगा। अब ध्यान दो, अगर ऐसा हो जाता, अब यहां से कुछ रिजल्ट बनाते हैं। अगर ऐसा होता m1 बराबर m2, अगर m1 बराबर m2 होता तो बताओ ये कितना होता? m2 को m मान लें, m1 को भी m मान लें, तो m अपॉन 2m, तो आंसर होता l/2। इधर बोलो क्या आंसर होता? l/2। इसका मतलब दोनों से सेंटर ऑफ मास की दूरी बराबर, यानी सीएम एग्जैक्ट मिड पे होता। यानी दोनों तरफ अगर मास बराबर बराबर है तो सेंटर ऑफ मास हमेशा कहाँ होगा? मिड पर, सेंटर पे। तभी तो कल मैंने कहा था कि अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, हर तरफ मास बराबर बराबर फैला है, तो सेंटर ऑफ मास हमेशा कहाँ मिलेगा? सेंटर पे। तो बताइए अगर दोनों मास बराबर होते तो r1 बराबर r2 होता और ये r1 r2 की वैल्यू l/2 हो जाती।
ये R1 बराबर R2 होता और L/2 होता, राइट। अच्छा बताओ, अगर इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कहां पे होता, मिड पे। अगर बताओ M1 ग्रेटर देन M2 होता, अगर M1 बड़ा होता M2 छोटा होता, तो बताओ M1 अगर बड़ा है तो R2 बड़ा होगा, R2 ग्रेटर देन R1 हो जाएगा। अगर मास M1 बड़ा है तो R2 बड़ा है, बताओ R2 अगर बड़ा है तो ये CM किसके ज्यादा करीब, M1 के करीब। M1 हमारा हैवी मास है, तो हम ये बात बोल सकते हैं CM इज ऑलवेज क्लोज टू हैवी मास, राइट। जो मास ज्यादा होगा CM हमेशा उसके पास होगा। कोई प्रॉब्लम, CM हमेशा हैवी मास के करीब होगा। अच्छा, इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, ध्यान देना, इसी बात को हम ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। समझो जरा एक बात, तो मैंने कहा था कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर पोजीशन से मल्टीप्लाई हो जाती है तो वो क्या बन जाता है, मोमेंट। अगर हम कहें CM के अबाउट, इस CM के अबाउट M1 का मास मूवमेंट कितना होगा, जल्दी बोलो। CM के अबाउट M1 का मास मूवमेंट, M1 इंटू, अरे इसके अबाउट मास मूवमेंट देख रहा हूं किसका, M1 का। तो इससे M1 की दूरी कितनी है, R1। तो M1 इंटू R1 ये होगा मास मूवमेंट किसका, M1 का। किस पॉइंट के अबाउट, किस पॉइंट के अबाउट, CM के अबाउट, CM के अबाउट। आप बताओ जरा, तो बताओ मास मूवमेंट, मास मूवमेंट ऑफ M1 अबाउट CM, अबाउट CM बताओ कितना होगा, M1 इंटू R1। चलो R1 की वैल्यू क्या है बेटा, M2L अपॉन M1 प्लस M2, राइट। अब देखिएगा जरा, मास मूवमेंट, मास मूवमेंट ऑफ M2 अबाउट CM, M2 का मास मूवमेंट इस CM के अबाउट। बताओ M2 से कितनी दूरी, CM की M2 से कितनी दूरी है, R2। तो ये होगा M2 R2, राइट। तो बताओ बेटा M2 R2 की वैल्यू रख दो, M1L अपॉन M1 प्लस M2, राइट। तो क्या बताओ ये बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब एक बात और समझ में आ गई, यहीं पे नोट लगा के लिख दे रहा हूं मैं। हमने एक बात नोटिस कर ली कि जो M1 R1 है उतना ही M2 R2 है। इसका मतलब ये है कि CM के अबाउट, CM के अबाउट, इधर देखिए CM के अबाउट दोनों तरफ मास मूवमेंट बराबर। यानी CM कहता हम हमेशा वहां पाए जाएंगे जहां दोनों तरफ मास मूवमेंट बराबर होगा। तो जरा एक बताओ, मास मूवमेंट है मास इनटू डिस्टेंस, तो जिधर मास ज्यादा उससे दूरी कम, और जिधर मास कम उससे दूरी, ताकि बड़े मास में डिस्टेंस मल्टीप्लाई हो कम, और कम मास में डिस्टेंस ज्यादा। तो एक बात समझ में आती है कि अबाउट CM, अबाउट CM मास मूवमेंट, मास मूवमेंट remains same, mass movement remains same in either side, in either sides, right। CM के अबाउट दोनों तरफ मास मूवमेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, CM हमेशा वहां पाया जाएगा जहां उसके दोनों तरफ मास मूवमेंट बराबर होगा, राइट। तो मास मूवमेंट अगर दोनों तरफ बराबर होना तो ऐसे सोचो, इधर का मास इधर CM से डिस्टेंस, इधर का मास इधर CM से डिस्टेंस बराबर होना प्रोडक्ट।
तो बताओ जिधर मास ज्यादा उधर डिस्टेंस कम होगा, ताकि बड़ा मास मल्टीप्लाई बाई छोटा डिस्टेंस, इधर छोटा मास मल्टीप्लाई बड़ा डिस्टेंस, ये वैल्यू क्या हो जाए, बराबर। तो हम कहेंगे सीएम के दोनों तरफ मास मूवमेंट सेम, राइट। अब देखिए जरा, इसे रब कर दें। अब समझना जरा, मैं तुमसे कहूं ये मास m1 है और ये मास m2 है, ठीक। ये इनका कॉमन सेंटर ऑफ मास है। m1 से दूरी r1 है, m2 से दूरी r2 है, मान लीजिए, ठीक है। तो आप एक बात बताइए कि अगर ये सीएम यहां पाया जा रहा है, तो आपने क्या पढ़ा कि सीएम के अबाउट मास मूवमेंट सेम होना चाहिए, क्यों? तो अगर ये सीएम यहां पे रुका है तो इधर मास मूवमेंट और इधर का मास मूवमेंट बैलेंस होना चाहिए, यानी m1 r1 विल बी इक्वल टू m2 r2, ये हमें पता है ऑलरेडी, ठीक है। अब देखो हम सवाल क्या कर रहे हैं आपसे, हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि हमें m1 मास को अगर इधर लेफ्ट साइड d1 दूरी खिसका दें, कितना, d1 डिस्टेंस खिसका दें, तो बताओ अगर हमने m1 को इधर d1 खिसकाया तो बताओ सीएम के अबाउट मास मूवमेंट m1 का कम हो गया कि बढ़ गया? मास मूवमेंट क्या होता है पहले ये बताओ, चलो। ये m1 यहां है, सीएम यहां है, अभी मास मूवमेंट कितना m1 का, m1, अगर m1 को हम यहां ले जाएं तो इस सीएम से मास मूवमेंट बढ़ जाएगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई। तो ध्यान देना, अगर हमने m1 को इस सीएम से, ये सीएम था, हमने कितना खिसका दिया, m1 को इधर खिसका दिया d1, ठीक। अब हम बताओ, मैं चाहता हूं ये सेंटर ऑफ मास यहीं रहे, तो बताओ सेंटर ऑफ मास यहां तभी रहेगा जब दोनों तरफ मास मूवमेंट फिर से बराबर हो। तो बताओ इस m2 को भी खिसकाना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ मास मूवमेंट पहले से बढ़ गया तो दूसरे तरफ भी मास मूवमेंट पहले से बढ़ना पड़ेगा, तो m2 को किधर खिसकाना पड़ेगा, राइट। तो हम तुमसे सवाल कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव में कि हम m2 को कितना खिसकाएं, तो आपने कहा मान लो m2 को ये d2 खिसकाएं, यही d2 हमें निकालना है। हम m2 को कितना खिसकाएं ताकि सीएम जो है वो रेस्ट पे रहे, ये सीएम यहीं पे रुका रहे रेस्ट पर जहां पहले था, राइट। तो आप हमको एक बार बताओ, ये दूरी कितनी है r1, ये कितनी है r2, बहुत बढ़िया। क्या ये सेंटर ऑफ मास को हमने वहीं रखा है? और अगर सेंटर ऑफ मास वहीं है तो बताओ इस सीएम के अबाउट दोनों तरफ नया मास मूवमेंट भी बराबर होना चाहिए। तो चलो मास मूवमेंट फिर से बराबर करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था सेंटर ऑफ मास हमेशा वहां रहता है जहां दोनों तरफ मास मूवमेंट बराबर। तो अगर सेंटर ऑफ मास यहीं रुका है तो ये क्यों शिफ्ट नहीं हुआ, क्योंकि दोनों तरफ मास मूवमेंट बराबर। तो न्यू मास मूवमेंट अबाउट सीएम, न्यू मास मूवमेंट अबाउट सीएम के अबाउट नया मास मूवमेंट। तो बताओ इसके अबाउट नया मास मूवमेंट m1 का क्या होगा, m1 d1 प्लस r1, m2 का नया मास मूवमेंट m2 d2 प्लस r2, ये नया मास मूवमेंट m2 का। और क्या ये दोनों मास मूवमेंट बराबर होने चाहिए ताकि सीएम अपनी पोजीशन चेंज
ना करे तो बताओ ये क्या बन के आ रहा है, M1D1 प्लस M1R1, ये M2D2 प्लस M2R2। ठीक है, जरा गौर से देखो, ये दोनों नंबर ऑलरेडी सेम, पुराना मास मूवमेंट, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये तो पहले ही बराबर है। तो बताओ यहां से क्या रिजल्ट आया, M1D1 इज इक्वल टू M2D2। तो ध्यान से देखना जरा, ये क्या चीज लिखा है, इस सीएम के अबाउट M1 का मास मूवमेंट तुमने कितना बढ़ाया, M1D1, तो M2 का मास मूवमेंट कितना बढ़ाया, तो बताओ दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब सीएम को रेस्ट पर अगर रखना है तो दोनों तरफ मास मूवमेंट का चेंज भी सेम होना चाहिए। और चेंज का मतलब अगर एक का मास मूवमेंट बढ़ाया है तो दूसरे का भी बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं, यहां पे टू कीप द सीएम एट रेस्ट, टू कीप द सीएम एट रेस्ट, टू कीप द सीएम एट रेस्ट, change in mass movement, change in mass movement, change in mass movement should be equal, should be equal in both sides, should be equal in both sides। कह रहे बताओ सीएम को अगर रेस्ट पे रखना है तो मास मूवमेंट का चेंज दोनों साइड बराबर होना चाहिए, राइट। तो बताओ सीएम को अगर हम यहाँ रेस्ट पे रखना चाहते हैं तो एक तरफ जितना मास मूवमेंट बढ़ाया दूसरी तरफ भी उतना ही मास मूवमेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां से बताओ D2 क्या निकल के आ गया, D2 बराबर M1D1 अपॉन M2, ये आ गया शिफ्टिंग, कि अगर हम M1 को इधर D1 खिसका दें तो M2 को इधर D2 कितना खिसकाना पड़ेगा, वो ये आंसर है, नोट करिए। ठीक है, मैं ये मान रहा हूं कि आप मेरी बात समझ गए हैं कि सेंटर ऑफ मास हमेशा वहां रहता है जहां उसके दोनों तरफ मास मूवमेंट बराबर हो, राइट। और अगर तुम एक तरफ मास मूवमेंट बढ़ाओगे तो दूसरी तरफ भी मास मूवमेंट आपको बढ़ाना पड़ेगा, तभी सीएम अपनी जगह पर रुकेगा। अच्छा, अगर हम ऐसा करते इसको इधर खिसका दें तो बताओ ये सीएम के अबाउट इसका मास मूवमेंट बढ़ गया और हम इसे यहीं रखें तो बताओ ये सीएम अब यहां रुकेगा कि भागने लगेगा, किधर की तरफ, लेफ्ट। क्यों, ये कहेगा इसका मास मूवमेंट ज्यादा है तो ये इससे कहेगा दूरी कम करेंगे ताकि इसका मास मूवमेंट कुछ कम हो और इसका मास मूवमेंट कुछ बढ़ जाए और नया मास मूवमेंट फिर से दोनों तरफ बराबर हो जाए। और जहां बराबर होगा सेंटर ऑफ मास क्या वहीं रुकेगा। तो हम आपसे बात करते हैं कि मान लो हमें सेंटर ऑफ मास की नई पोजीशन निकालना हो, हम दोनों तरफ मान लो शिफ्टिंग करें लेकिन ऐसी शिफ्टिंग करें कि नया मास मूवमेंट दोनों तरफ बराबर ना हो, तो बताओ सेंटर ऑफ मास क्या अपनी जगह से मूव करेगा, यस। हम आपसे कहें कि नई पोजीशन सेंटर ऑफ मास की क्या होगी, तो चलिए समझते हैं। समझिएगा भाई, मान लो हम आपसे कहें ये M1 मास, ये M2 मास और ये हमारा सेंटर ऑफ मास, ये R1 दूरी और ये R2 दूरी, ठीक है, ये R1 और ये R2, ठीक। तो अगर बताओ सेंटर ऑफ मास यहां है तो क्या शुरुआत में सीएम जहां रुका है उसके दोनों तरफ मास मूवमेंट बराबर होना चाहिए। तो अगर सीएम यहां है
तो बताओ M1 का मास मोमेंट कितना होगा, M1 R1, M2 का क्या होगा, M2 R2। तो M1 R1 विल बी इक्वल टू M2 R2। मास मोमेंट हमने CM के अबाउट बराबर बराबर कर दिया, राइट। अब सुनो, अगर हम कहें हम इस M1 को इधर खिसका दिए, M1 को खिसका दिए D या D1, चलो M1 को हमने D1 खिसकाया लेफ्ट। अच्छा बताओ, M1 को अगर लेफ्ट खिसकाया तो CM से इसकी दूरी तुमने बढ़ा दी, तो M1 का मास मूवमेंट भी बढ़ा दिया। तो बताओ, हमने M2 को खिसका दिया, देखो इधर, इधर देखो, इधर देखो, हम M2 को यहां ले आए, D2 खिसका दिए, यहां आ गया M2। तो यार एक बार बताओ अब मुझे, हमने M1 को इधर खिसका दिए, M1 का मास मूवमेंट बढ़ा दिया, M2 को और पास ले आए तो M2 का मास मूवमेंट और घटा दिया। तो बताओ सेंटर ऑफ मास अभी यहीं रुकेगा या शिफ्ट करेगा, और करेगा तो किधर की तरफ, लेफ्ट साइड। क्यों, जिसका मास मूवमेंट भारी बढ़ रहा होगा उसकी तरफ जाने लगेगा ताकि उससे दूरी कुछ कम हो जाए, या जिसका मास मूवमेंट कम बढ़ रहा है उससे दूरी बना लेगा ताकि मास मूवमेंट कुछ बढ़ जाए, और ऐसी जगह जाके रुकेगा जहां दोनों तरफ मास मूवमेंट फिर से बराबर। तो देखो पहले सेंटर ऑफ मास यहां था, तो अब इतना तो अंडरस्टूड है, ये सेंटर ऑफ मास इस पोजीशन के किधर जाएगा, लेफ्ट। मान लो यहां पहुंच गया, और हम कहें हमको ये निकालना है x, कि ये सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट कर गया, हमको ये x निकालना है। ये सेंटर ऑफ मास यहां से यहां खिसक गया, कितना शिफ्ट हुआ, x, यही x हमको निकालना है। तो क्वेश्चन देखो क्या है कि हमने M1 को खिसकाया CM से दूर, कितना, D1, M2 को खिसकाया CM के पास, D2, तो CM कितना शिफ्ट होगा वो हमें निकालना है, राइट। तो चलो भाई बताओ, क्या ये सेंटर मास यहां आके रुक गया, अगर ये सेंटर मास अब यहां पाया जा रहा है तो सेंटर मास क्या कहता है कि हम वहां पाए जाते हैं जहां दोनों तरफ मास मूवमेंट बराबर होता है। तो क्या CM की नई पोजीशन के अबाउट दोनों तरफ मास मूवमेंट बराबर होना चाहिए, तो चलिए बराबर करते हैं। बताओ बेटा, ये D1 है, ये कितना है, R1 माइनस D1, ये x है, ये बताओ कितना होगा, ये R2 माइनस D2, यही तो होगा, कौन सा, हाँ सॉरी, ये R1 माइनस एक्स, एक्स क्षमा चाहेंगे, ये R1 माइनस एक्स, क्लियर। हमको x निकालना है। तो बताओ, ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, क्या इस पोजीशन के अबाउट मास मूवमेंट बराबर होना चाहिए, राइट। तो करिए मास मूवमेंट बराबर, इसके अबाउट बताओ, चलो CM की नई पोजीशन के अबाउट M1 का मास मूवमेंट, M1 इंटू CM से दूरी D1 प्लस R1 माइनस एक्स, ये बराबर होना चाहिए M2 का नया मास मूवमेंट। तो M2 इंटू, बताओ CM से M2 की दूरी x प्लस R2 माइनस D2 आएगा। देख लो बेटा, हमें क्या निकालना है, x। ओपन करिए, हमने कौन सी क्वेश्चन लिखी, न्यू मास मूवमेंट, न्यू मास मूवमेंट अबाउट CM, CM के अबाउट नया मास मूवमेंट हमने बराबर करा। इसको ओपन कर दो, तो M1 D1 प्लस M1 R1 माइनस M1 X, ये हो जाएगा M2 X M2 R2 माइनस M2 D2। तो यहां देखो जरा, M1 R1 और M2 R2 ऑलरेडी बराबर है, ठीक है। इधर देखो क्या बना, M1 D1 प्लस M2 D2 बराबर, ये बन गया देखो M1 X प्लस M2 X, आ रहा है। तो यहां से बताइए जरा x की वैल्यू क्या आ रही, x बराबर M1 D1 प्लस M2 D2
अपॉन m1 प्लस m2, ये आ गया शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास इतना शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? अगला सवाल देखिए। जैसा कोई भी सवाल है, हम एक ही को खिसकाएं दूसरे को ना भी खिसकाएं तब भी सीएम शिफ्ट करेगा, तब भी हम निकाल सकते हैं कितना शिफ्ट करेगा, राइट। चलिए हटा दें। अब देखिएगा भाई, मान लो हम आपसे कहें कि ये एक m1 मास का पार्टिकल और ये m2 मास का पार्टिकल, ठीक है। समझना, अभी हम इनको ऐसे पकड़ के रखे हैं, ऐसे देखिए ऐसे। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। ठीक, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो बताओ इनका जो सीएम होगा, जो इनका कॉमन सीएम है, कंबाइंड सीएम, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? यू सीएम 0। कैसे पता चल गया 0? क्योंकि यू सीएम कैसे निकलेगा? यू सीएम बराबर m1 u1 m2 u2, कल बताया था, अपॉन m1 प्लस m2। तो बता बेटा u1 u2 दोनों ही 0 है, तो यू सीएम की वैल्यू 0 आएगी। यू सीएम 0, यानी सीएम की इनिशियल वेलोसिटी क्या आ रही? 0। हमने इन दोनों को छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया, तो बताओ ये मास एक दूसरे को क्या करेंगे? मास एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट की रिपेल? अट्रैक्ट, मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ऐसे टेबल पे है ना, टेबल पे है, ऐसे छोड़ दिया, तो मास एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। तो बताओ अगर अट्रैक्ट करेंगे तो इस पर फोर्स इधर की तरफ कौन सा? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। इस पर फोर्स इधर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। क्या होता है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन? जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, राइट। तो एक बात बताओ, यहां पर both particle moves under mutual gravitational attraction force। म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। दोनों पार्टिकल म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से मूव करेंगे, ठीक। तो जरा जवाब देना तुम मुझे। मैं इस m1 से अकेले में पूछूं, ध्यान देना, ये m1, हमने इसका इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम, हम इससे इंडिविजुअली पूछ रहे हैं। बताओ, समझ लो पहले, इस पर फोर्स किधर लग रहा है? अरे इस पर फोर्स किधर लग रहा है? राइट। ऐसे एफ ग्रेविटेशनल। तो बताओ क्या इस पे नेट फोर्स यही है? बोलो। तो अगर इस पे नेट फोर्स इधर है तो इसमें एक्सेलरेशन भी तो होगा, किधर की तरफ? राइट साइड। इस पे पास a1 होगा राइट साइड। और अगर इसमें a1 होगा तो ये बताओ जैसे जैसे इधर की तरफ भागेगा इसकी स्पीड, तो ये बताओ अपनी स्पीड को बढ़ाने लगेगा, स्पीड बढ़ने लगी, किधर की तरफ? राइट साइड। अब सुनो, m2 से अगर हम इंडिविजुअली पूछें, अच्छा बताओ अगर इस पर फोर्स है, एक्सेलरेशन आया, वेलोसिटी बढ़ी, तो क्या ये मोमेंटम गेन करने लगा, किधर की तरफ? राइट साइड। बहुत बढ़िया। अगर हम m2 से पूछें इंडिविजुअली,
M2 से हम इंडिविजुअल पूछ रहे हैं, तो बताओ ये M2 क्या कह रहा है? ये M2 क्या कह रहा है? ये कह रहा मेरे ऊपर भी इधर फोर्स लग रहा उतना ही Fg। अच्छा, इस Fg की वैल्यू क्या होगी? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन G m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है। हाँ, तो बताओ जरा आप हमें, ये फोर्स इस पर इधर, तो बताओ इसके बाद एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड होगा a2, तो बताओ ये जैसे जैसे लेफ्ट जाएगा इसकी भी स्पीड बढ़ेगी, किधर की तरफ? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड बढ़ेगी। अच्छा, ये ऐसे बोले इसका मोमेंटम, मोमेंटम कैसी क्वांटिटी? स्केलर की वेक्टर। तो इसका मोमेंटम m1 v1 पॉजिटिव में बढ़ रहा है क्योंकि राइट भाग रहा है, प्लस आई कैप। इसका मोमेंटम लेफ्ट साइड बढ़ रहा है, माइनस में बढ़ रहा है। हमने बात करी कंबाइंड सीएम से, ये देखिए ध्यान से, हम गए हमने कंबाइंड सीएम से कहा आप बताइए आपके ऊपर नेट फोर्स कितना? जवाब दो। 0। यस, क्यों? ये कंबाइंड सीएम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? m1 प्लस m2 को, और m1 और m2 में मिलाकर के नेट फोर्स कितना है? 0। ये कह रहा हम तो m1 प्लस m2 को मिला करके बताते हैं, क्योंकि मैं कंबाइंड सीएम हूं किसका? m1 और m2 का कंबाइंड सीएम हूं। तो बताओ इस सीएम पर m1 और m2 की वजह से, m1 और m2 की वजह से नेट फोर्स कितना? 0। यार मैं हूं, ये हाथ m1 ये m2, इन दोनों का कंबाइंड सीएम मैं हूं। तो बताओ इस पर कोई इधर 10 न्यूटन लगाए, इधर 10 न्यूटन लगाए, मेरे ऊपर नेट फोर्स, तो ये कह रहा मेरे ऊपर नेट फोर्स 0। अगर बताओ इस पर नेट फोर्स 0, ध्यान से देखना, कंबाइंड सीएम कह रहा मेरे ऊपर नेट फोर्स 0। अगर सीएम पे नेट फोर्स 0, तो सीएम का एक्सेलरेशन बहुत बढ़िया 0, तो सीएम की वेलोसिटी, अरे एक्सेलरेशन 0 तो सीएम की वेलोसिटी कांस्टेंट। अब सीएम की वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी सीएम की वेलोसिटी जितने पहले होगी हमेशा वही रहेगी। बोलो भाई, सीएम की वेलोसिटी पहले कितनी है? 0 है, और तुम कह रहे हो कांस्टेंट रहनी है, इसका मतलब सीएम की वेलोसिटी हमेशा, और अगर सीएम की वेलोसिटी कांस्टेंट हमेशा और 0 रहनी है क्योंकि पहले 0 है, अगर ये 2 मीटर पर सेकंड होती तो हमेशा 2 मीटर पर सेकंड रहती। इसका मतलब बताओ सीएम की इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 तो परमानेंट सीएम की वेलोसिटी 0, इसका मतलब सीएम ऑलवेज रिमेन्स एट रेस्ट। तो ये पार्टिकल परमानेंट रेस्ट पे है, कौन? सेंटर ऑफ मास, परमानेंट रेस्ट। तो मैं तुमको ये सिखाना चाह रहा हूं कि अगर हम ये दो m1 मास को छोड़ दें, m1 इधर एक्सेलरेट करके आएगा, m2 इधर एक्सेलरेट करके आएगा, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास है वो कहेगा मेरे ऊपर नेट फोर्स 0, मैं एक्सेलरेट नहीं करूंगा, मेरी वेलोसिटी नहीं बदलेगी, और अगर मेरी वेलोसिटी पहले से 0 है तो हमेशा 0 रहेगी। तो ये सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, ये परमानेंट रेस्ट रहेगा। नोट करिए। तो हमसे वो ऑब्जेक्टिव में ऐसे सवाल कर लेते हैं कि दो पार्टिकल m1 m2 को रिलीज कर दिया, बताओ इनका सेंटर ऑफ मास लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा? आपका जवाब होगा ये सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जाएगा। अगर ये सेंटर ऑफ मास पहले से 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा होता तो ये अभी भी चल रहा होता कितने से? 10 मीटर पर सेकंड से, राइट। तो एक बात हमें यहां से सीखने को मिलती है, वो बात क्या है मैं यहां लिख रहा हूं। अगर ऐसा हो जाए किसी सिस्टम पर नेट फोर्स क्या? 0। अगर किसी सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0, अगर किसी सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0, इसका मतलब उस सीएम का एक्सेलरेशन 0, सीएम की वेलोसिटी कांस्टेंट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर सीएम की वेलोसिटी कांस्टेंट तो सीएम का मास तो कांस्टेंट ही होता है, तो मास ऑफ सीएम, अच्छा सीएम के मास का मतलब कंबाइंड मास पूरे सिस्टम का, तो मास ऑफ सीएम इनटू वेलोसिटी ऑफ सीएम, क्या बताओ ये कांस्टेंट रहेगा? और सीएम का मास सीएम की वेलोसिटी, क्या इसे हम बोल सकते हैं मोमेंटम ऑफ सीएम, और सीएम का ही मोमेंटम होता पूरे सिस्टम का मोमेंटम, और सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट।
तो क्या मैं ये लिख सकता हूं पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर होगा? इस इक्वेशन को क्या बोलोगे? कोई भी चीज इनिशियल बराबर फाइनल, उसे क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन। तो ये क्या बन गया? मोमेंटम कंजर्वेशन। दैट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो कोई हमसे कहे, जवाब दीजिए, हम किसी सिस्टम का मोमेंटम कंजर्वेशन करना चाहते हैं, तो आप क्या देखेंगे? आप कहेंगे जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स, जवाब दीजिए, कहां ज्यादा? जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0, उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, उस डायरेक्शन में वेलोसिटी, उस डायरेक्शन में मोमेंटम, यानी इनिशियल मोमेंटम बराबर, यानी बात क्या निकल के आती है? हमें जिस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करना है उस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। तो मोमेंटम कंजर्वेशन हम उस डायरेक्शन में लगाएंगे जिस डायरेक्शन में सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो। एनर्जी कंजर्वेशन के लिए क्या कंडीशन थी? जब ना कोई एजेंट, ना कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तब एनर्जी कंजर्व। कोई तुमसे कहे मोमेंटम कंजर्वेशन कब करेंगे, तो आपका जवाब होगा हम उस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं जिस डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो। क्योंकि अगर फोर्स नहीं होगा तो सीएम के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, सीएम की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, सीएम का मास तो कांस्टेंट होता ही है, तो मास सीएम भी सीएम पी सीएम बन गया। पीसीएम का मतलब है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं, मोमेंटम, और वो पीसीएम इनिशियल या फाइनल बराबर बराबर होगा, यानी हम सिस्टम का मोमेंटम उस डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं? कंजर्व। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में कोई फोर्स ना हो। राइट, नोट करिए। चलिए भाई, एक सवाल लिखिए। इसे हटा दें पूरा। तो आज हमको एक बात और सीखने को मिल गई कि हम मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा नहीं लगा सकते। हम मोमेंटम कंजर्वेशन तभी लगा पाएंगे जब उस डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए, अगला सवाल लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। लेकिन एक्स वाई इज द वर्टिकल प्लेन, एक्स वाई इज द वर्टिकल प्लेन, एक्स वाई इज द वर्टिकल प्लेन as shown in figure, as shown in figure, xy is the vertical plane as shown in figure। ग्रेविटी किस डायरेक्शन में है? किस डायरेक्शन में? नेगेटिव वाई में, माइनस जे कैप। लेकिन ए पार्टिकल, क्वेश्चन किया आगे, ए पार्टिकल ऑफ मास 1 kg, ए पार्टिकल ऑफ मास 1 kg is at is at is at 10, 20 meter, is at 10, 20 meter at t equal to 0, 10, 20 meter at t equal to 0। आगे लिखें, it is released from rest, it is released from rest, it is released from rest, और इसे कैसे छोड़ा गया है? रेस्ट से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। राइट, आगे लिखें फुल स्टॉप के बाद, another particle, another particle of mass 2 kg, another particle of mass 2 kg is at 20, 40 meter, is at 20, 40 meter at same instant, at same instant and projected with velocity
and projected with velocity 10 I cap plus 10 j cap meter per second. 10 I cap plus 10 j cap meter per second. फुल स्टॉक वाले लिखिए आफ्टर 1 सेकेंड फाइंड, यानी आपको फेंकने के कितने टाइम के बाद पूछा है 1 सेकेंड। आफ्टर 1 सेकेंड फाइंड पहला पार्ट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेकेंड पार्ट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और तीसरा पार्ट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट। तो चलिए आप क्वेश्चन का थोड़ा रीडिंग कर लीजिए एक बार कि सवाल में क्या कहा गया है। पहला पार्टिकल कहां पे, पहले ही बताओ जल्दी से। हाँ 10,20 मास कितना, तो 10,20 देखो यहां है ये कितना है, ये 10 है, 20 ये 10, x 10 है ना बेटा, ये 20, इसका मास कितना 1 kg। यहां पे कोई पार्टिकल है 10,20 पर, ठीक। इसकी बताओ इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u1 है 0 I कैप 0 j कैप, ऐसे लिख दिया मैंने जानबूझ के क्योंकि 0 कहा गया, ठीक। अब आप दूसरा पार्टिकल कहां पे बेटा 20,40, ये मान लो कितना मास इसका 2 kg, 2 kg का मास दूसरा, ये हाइट है 40 मीटर और ये है 20 मीटर, दिस वन, ये 20 मीटर और ये 40 मीटर, और इसको बताओ किधर फेंका गया, कितने स्पीड से 10 I प्लस, तो ये ऐसे, ये दूसरे वाले पार्टिकल का u2 वेक्टर और ये 10 I प्लस 10 j, राइट, यही तो कहा गया। कोई दिक्कत, आप हमारी बस थोड़ी सी मदद कर दीजिए। मतलब पहले वाले पार्टिकल का एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा इसका, चलो a1 वेक्टर g माइनस जे कैप, 0 कैसे हो जाएगा, ग्रेविटी नहीं है क्या इस पे, क्या पढ़ रहे हो तुम लोग, ये g माइनस जे कैप। दूसरे वाले को बताओ a2 वेक्टर, बोलो जी माइनस जे कैप, यार दोनों ही अंडर ग्रेविटी हैं, ये वर्टिकल प्लेन है, क्लियर। अब बताओ भी क्या निकालना पहले में, चलो अब करते हैं पहला पार्ट, बोलो क्या निकालना, एसीएम कितने टाइम के बाद, अच्छा एक बात बताओ इसका एक्सेलरेशन टाइम के साथ बदल रहा है कि कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इसका, उसका एक्सेलरेशन, तो सीएम का एक्सेलरेशन, तो चाहे हम शुरू में कहें चाहे 1 सेकंड के बाद कहें सीएम का एक्सेलरेशन तो चेंज नहीं होगा। तो उसमें जो लिखा है आफ्टर 1 सेकंड उसका एक्सेलरेशन के केस में कोई मतलब नहीं बनता है, तो आप तो को सीधा एसीएम निकालूंगा मैं सर। एसीएम बताओ उत्कर्ष क्या होता था, M1, उत्कर्ष तुम्हारा नाम उत्कर्ष, बोलो बोलो क्या होगा, A1, आगे बोलो M2 A2, नीचे बोलो M1 प्लस M2, बताना है चुपचाप नहीं बैठना है। M1 बताओ कितना है
1 kg, A1 बोलो, G माइनस जे, क्यों? अब देखिए भाई, ये 2 kg और ये हो गया G माइनस जे, नीचे बोलो 1 प्लस 2 kg, कितना आ रहा है आयुष बताइए, कितना आ रहा है? जी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, जी माइनस जे, ये आ रहा G माइनस जे कैप आ गया, वही आ गया, आ गया। तो बताओ ये कांस्टेंट आ रहा है, तो हम तुमसे कहें अगर ACM हमने निकाला और ये देखो बेटा G आ गया माइनस जे कैप, तो यही एक्सेलरेशन t बराबर 0 पे होगा, यही t बराबर 1 पे होगा, यही t बराबर 2 पे होगा, हर टाइम पर यही होगा, फर्क नहीं पड़ता। बोलो सर आगे डिफरेंशिएट करें किसके लिए? वेलोसिटी, क्यों? नो नो, चलिए अब कर सकते हैं दूसरे में क्या निकाला, दूसरे में क्या निकालना है? वेलोसिटी वेलोसिटी, कितने टाइम के बाद? 1 सेकंड, एक काम करो, पहले CM की निकालो इनिशियल वेलोसिटी। अगर हम CM की इनिशियल वेलोसिटी निकाल लें और CM का एक्सेलरेशन आ गया कांस्टेंट, तो अगर किसी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या हम B बराबर U प्लस AT लगा सकते हैं? A आ गया है, U तुम निकाल ले रहे हो, 1 सेकंड के बाद B बराबर U प्लस AT लगा के वेलोसिटी निकाल लो, राइट? करने जा रहा हूं, तो बताओ भाई ACM इतना है हमारा, पहले UCM निकालो, UCM इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, बताओ कितना होगा? m1 u1 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ये आएगा। बताओ m1 है 1 kg, इसके साथ 0, 2 kg के साथ 10i प्लस 10j अपॉन 1 प्लस 2, क्यों? तो देखो UCM इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये हो गया 20/3, कॉमन ले लो, ये हो गया I कैप प्लस J कैप मीटर पर सेकंड, ये आ गया UCM, ठीक है। अब देखो भाई, अब हम निकालने जा रहे हैं क्या? ACM, ACM तो पता ही है, हमें निकालना वेलोसिटी कितने टाइम के बाद, तो बताओ V बराबर क्या लगा दो, U प्लस AT, और मैंने तो बताया था ये वेक्टर इक्वेशन होती है, तो V वेक्टर, U वेक्टर, A वेक्टर, और ये सब किसके लिए बात हो रही है? सेंटर ऑफ मास के लिए। तो ये फाइनल वेलोसिटी CM का, ये इनिशियल वेलोसिटी CM का, ये एक्सेलरेशन CM का, राइट? तो बताओ CM का फाइनल वेलोसिटी यानी आफ्टर 1 सेकेंड, तो UCM हो गया 20/3 I कैप प्लस J कैप प्लस ACM कितना, ACM हो गया G टाइम्स माइनस J कैप इंटू टाइम है 1 सेकेंड, बताओ ये कितना आ रहा है? 20/3 I कैप 20/3 I कैप प्लस 10/3 माइनस जे कैप, प्लस की माइनस माइनस 10/3 J कैप, ये आ गया मीटर पर सेकेंड, चेक कर लो, यही आ रहा, मैंने माइनस जे कैप, एक ही बात है। ये आ गई 1 सेकंड के बाद CM की वेलोसिटी। क्या पूछा हमसे अब? पोजीशन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर 1 सेकेंड। अब हम सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताने जा रहे हैं कितने टाइम के बाद? 1 सेकेंड। एक काम करो, पहले CM की पोजीशन निकालो एट t इक्वल टू 0, फिर ये पता कर लो कि 1 सेकंड में सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो गया, वो शिफ्टिंग इनिशियल वाली पोजीशन में। तुम लोग यार बिल्कुल क्या खाते हो, आंसर कैसे नहीं दे पा रहे हो तुम, कैसे नहीं आंसर आ रहा है, तुम बताना। आप यहां हैं, ये आपकी इनिशियल पोजीशन,
1 सेकंड के बाद आप वहां पहुंच गए तो फाइनल पोजीशन कैसे निकलेगी? इनिशियल में शिफ्टिंग को ऐड कर दो। तो हम क्या करें, सबसे पहले निकाल लें t बराबर 0 पे सेंटर ऑफ मास कहाँ है, सेंटर ऑफ मास की इनिशियल पोजीशन। फिर ये पता कर लें 1 सेकंड में सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो रहा है, वो शिफ्टिंग वेक्टर इनिशियल पोजीशन वेक्टर में क्या कर दो, ऐड। हमको मिल जाएगा सेंटर ऑफ मास का फाइनल पोजीशन कितने टाइम के बाद, 1 सेकंड। आंसर आ जाएगा। करने जा रहे हैं, ये मैं हटाने जा रहा हूं। ठीक है, समझिएगा भाई। मैं आपसे कहूं पहले निकालते हम लोग RCM पोजीशन ऑफ सेंटर मास इनिशियल। इनिशियल का मतलब t इक्वल टू 0 पर, इनिशियल का मतलब है t इक्वल टू 0 पर। तो ये हम लोग t बराबर 0 पर सेंटर ऑफ मास की इनिशियल पोजीशन निकाल रहे हैं। तो ये बनेगा m1 r1 वेक्टर, m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, ये आएगा। चलो वैल्यू रखिए, m1 का मास कितना 1 kg, r1 बोलो कितना, r1 की पोजीशन 10, 20, तो ये 10 i कैप 20 j कैप। दूसरा मास 2 kg, इसकी पोजीशन बोलो 20 i कैप 40 j कैप, बोलो। इसका जो पोजीशन है वो 20, 40 है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो 20 i कैप 40 j कैप, राइट। तो बताओ t इक्वल टू 0 पर इनका जो कॉमन सेंटर ऑफ मास है उसका पोजीशन वेक्टर, नीचे देखो मास कितना 1 प्लस 2 कितना i हो रहा है 50 i, कितना j हो रहा है 100 j, क्यों बाई 3। ये आ गया सीएम का इनिशियल पोजीशन। अच्छा, अगर हम सीएम का कोऑर्डिनेट का इनिशियल, सीएम का कोऑर्डिनेट बताओ इनिशियल, एक्स कोऑर्डिनेट कितना 50/3, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट 100/3। अगर कोऑर्डिनेट की रिस्पेक्ट में बात करोगे तो ये आंसर है, वेक्टर के फॉर्म में कहोगे तो ये उसका पोजीशन वेक्टर है, क्यों। अब हमें क्या निकालना है, 1 सेकंड के बाद पोजीशन। तो बताओ सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है कि रुका है, मूव कर रहा है, तो वो डिस्प्लेस होगा। तो ये पता कर लो 1 सेकंड में सेंटर ऑफ मास अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ, वो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल में ऐड कर दो वेक्टर के साथ, हमें मिल जाएगा फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो मैं करने जा रहा हूं। तो बताओ भाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास SCM बराबर क्या बनेगा, UCM इंटू टी प्लस हाफ ACM इंटू टी स्क्वायर, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाया। तो ये देखो SCM, ये लगाया देखो SCM डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये हमको निकालना है। बताओ UCM कितना है, पहले निकाल चुके ना, कितना है 20/3 i कैप, अच्छा 20/3 कॉमन है, i कैप प्लस j कैप, बहुत बढ़िया। टाइम कितना है 1 हाफ, ACM कितना है g माइनस j कैप, टाइम कितना 1 का स्क्वायर, देख लो। तो ये बताओ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ रहा है वेक्टर के साथ, 20/3 i cap plus 5/3 j, 20 i कैप प्लस 5 j कैप बाई 3, ये आ रहा है, यही आ रहा है। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन 1 सेकेंड।
तो बताओ अब अगर हमको यहाँ पे सीएम का फाइनल पोजीशन लिखना है, सीएम का फाइनल पोजीशन वेक्टर, तो हम क्या लिखेंगे? सीएम का इनिशियल पोजीशन वेक्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन 1 सेकेंड। तो बताओ इनिशियल पोजीशन क्या थी सीएम की? ये वाली वैल्यू थी 50/3 आई कैप प्लस 100/3 जे कैप, यही तो निकला अभी, ये देखो। और प्लस डिस्प्लेसमेंट कितना है? 20/3 आई कैप प्लस 5/3 जे कैप। बताओ ये कितना निकल के आ रहा? ये देखो 50/3, 20/3, 70/3, 70/3 आई कैप प्लस 100 प्लस 5, 105/3, 35। तो ये बन गया 35 जे कैप ओनली। ये देखो 105 हो गया, 105 डिवाइड बाई 3, 105 डिवाइड बाई 3, 35। तो बताओ ये आया फाइनल पोजीशन वेक्टर। अगर हम कहते हैं सीएम का फाइनल कोऑर्डिनेट बताओ कितना होगा, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में कायम बताओ। 70/3, 35, ये होगा सेंटर ऑफ मास का फाइनल पोजीशन, राइट। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। आज की क्लास में यहीं रोक रहा हूं, इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।